अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर की पीछे फरीद रईस के साथ। चंद दिन बाकी रह गए हैं, 14 अक्टूबर ज़िमनी इंतखाबात, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज एक और अहम खबर, और वो खबर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से सिफारिश की गई, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मंजूरी और जस्टिस शौकत सिद्दीकी अपने ओहदे से हटा दिए गए। वजारत कानून और इंसाफ ने बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खिदमात सरंजाम दे रहे थे। यह याद रहे कि 21 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मुतनाज़ा खिताब उनकी मुश्किलात का सबब बना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को 31 जुलाई को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया और इन तमाम अहकामात की रोशनी में जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपना जवाब दाखिल किया और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और सदर मुमलिकत ने ओहदे से हटा दिया। इस तरीके से जस्टिस शौकत सिद्दीकी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जज कहलाए जाते हैं अपने ओहदे पर नहीं रहे। यह एक अहम डेवलपमेंट थी इस हवाले से। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं जरा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और 14 अक्टूबर को हो रहे हैं। सवाल यहां पे ये एक बनता है कि नई हुकूमत ने जब से हुकूमत के इकदामात या हुकूमती मामला संभाले हैं, जो फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से यू टर्न लिया जा रहा है, कर्ज की बात की जा रही है, IMF के पास गए, इसी के साथ साथ महंगाई का होशरुबा तूफान आवाम की कमर तोड़ रहा है। ये ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी, उन नशिस्तों पर दोबारा PTI अगर खड़ी होती है तो क्या हुकूमती जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टी PTI के जो उम्मीदवार हैं, वो किस हद तक आम इंतखाबात में जो पोजीशन हासिल की थी इन इंतखाबात में रिटेन कर सकेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जिसमें मुस्लिम लीग नून है, उनके उम्मीदवार किस हद तक इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। इन सवालात के जवाब हम लेंगे और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तें छोड़ी, मुस्लिम लीग काफ ने 2 नशिस्तें खाली की, NA 24 लाहौर की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने खाली की, NA 60 रावलपिंडी और NA 103 फैसलाबाद पर इंतखाबात मुलतवी हो गए थे। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 35 बन्नू, NA 53 इस्लामाबाद, NA 56 अटक, NA 60 रावलपिंडी, NA 63 रावलपिंडी, NA 65 चकवाल, NA 69 गुजरात, NA 103 फैसलाबाद, NA 124 लाहौर, NA 131 लाहौर, NA 243 कराची में ज़िमनी इंतखाब होगा। और इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के ब्यूरो चीफ्स, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कराची। अयाज जो हमारे साथ मौजूद हैं, AH खानजादा साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज। बहुत शुक्रिया आपका खानजादा साहब। ये बताइएगा कि कराची की NA 243 है, ज़िमनी इंतखाब के मौके पर इंतखाबी गहमा गहमी और सियासी कंपेन, क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यह नशिस्त किसका पलड़ा भारी है यहां? फरीद, ये जो दोनों सीटें यहाँ जो कौमी असम्बली की खाली हुई हैं, इसमें एक सीट तो जनाब सदर ममलिकत के मुंतखब होने के बाद, और दूसरी सीट जनाब वजीर आजम के चूंकि जो कई सीटों पे कामयाब हुए थे उसके बाद खाली हुई है। और ये जो गहमा गहमी का जो ताल्लुक है, वो कराची में तो कम से कम इंतखाबी गहमा गहमी का न गहमा नजर आया है न गहमी नजर आई है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन थे और उन जनरल इलेक्शन में जिस तरह के नताइज आए, लोग ये तवक्का कर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में भी ऐसे ही नताइज आएंगे। अगरचे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो दीगर सियासी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपने फॉर्म जमा कराए हैं और रैलियां भी निकाली हैं, और कल तो PSP और मुत्तहिदा के कारकुनान आमने सामने भी आ गए, लेकिन ये कतई तौर पर यकतरफा मामला नजर आता है। ऐसा महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो दोनों जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वहां से कामयाब हो जाएंगे। ठीक है खानजादा साहब, ये आपने अपना जो तज्जिया है वो बताया कि जो नशिस्तें हैं ज़िमनी इंतखाब के नताइज किस हद तक मुमकिना तौर पर जो आपका तज्जिया रहा इस हवाले से। अयाज शुजा साहब, आपकी तरफ में आता हूं जरा।
मजमूई तौर के ऊपर अगर हम लाहौर की बात करें, NA 124, NA 131, ये तो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। मजमूई तौर के ऊपर कौमी सूबाई की कितनी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, और अब की बार मुस्लिम लीग नून किस हद तक इन ज़िमनी इंतखाब में इसमें पुरुमीद नजर आती है, या फिर इसकी तैयारी उनकी, क्योंकि अभी तो वो एहतजाज में लगे हुए हैं, असम्बली के बाहर एक असम्बली लगा ली उन्होंने। बिल्कुल फरीद भाई, इन 131 और 124 के जो नशिस्तें हैं, इनकी कंपेन को भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ही कंपेन कर रही है। PTI के जो उम्मीदवार हैं 131 में हमें हुमायूं अख्तर खान तो कंपेन करते नजर आ रहे हैं, और दरअसल इमरान खान की कंपेन भी 131 में हुमायूं अख्तर ने ही की थी, लेकिन उसके बावजूद ये बड़े ही कम मार्जिन से इमरान खान ने ये सीट जीती थी। यानी कि सिर्फ ये अपना 84,313 वोट इमरान खान ले सके थे, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने 83,633 वोट लिए थे। तो अब देखना यह है कि इमरान खान का अपना तो एक करिश्मा था, लाहौर जैसे बड़े शहर में, कराची में भी यकीनन होगा कि वो एक हीरो है, लेकिन अब देखना यह है कि हुमायूं अख्तर खान जिन्होंने इमरान खान के लिए इस हल्के की कंपेन की, क्या वो खुद ये नशिस्त जीत पाएंगे? मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरीके से इमरान खान और ख्वाजा साद रफीक आमने सामने थे और बहुत ही कम मार्जिन से खान साहब यहां से जीते, अब ख्वाजा साद रफीक की पोजीशन कितनी स्ट्रांग नजर आती है इस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर? देखिए, ख्वाजा साद रफीक यानी कि 2018 के आम इंतखाबात थे 25 जुलाई को, उसके मुकाबले में आज यानी कि उस तरह हमें हल्के में नजर यानी कि आ तो रहे हैं, लेकिन एक और उनको परेशानी का सामना है कि नैब के केसेस उनके और उनके भाई को सामना करना पड़ रहा है, और आज उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद भी हो गई है, जो 15 दिन की हिफाजती जमानत की उन्होंने दरख्वास्त की थी। तो इसलिए ख्वाजा साद रफीक को एक मसला ये भी है। दूसरा, मैं आपको लाहौर और पंजाब का एक मिजाज बताता चलूं कि अगर तो उम्मीदवार अपोजिशन का बहुत ज्यादा तगड़ा ना हो तो अमूमन जो ज़िमनी इंतखाब है वो हमेशा हुकूमत के ही यानी कि पलड़े में उसका वजन जाता है। इसलिए 131 में तो एक बहुत सख्त मुकाबला होने जा रहा है, और हुमायूं अख्तर खान को एज हासिल है कि हुकूमत उनकी है। अब आम इंतखाबात वाला मामला तो है नहीं कि किसकी हुकूमत आएगी, कौन जीतेगा, जबकि 124 में फर्क बहुत ज्यादा है। यहां से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज जो अब अपोजिशन लीडर हैं, जिन्होंने सूबाई नशिस्त रखी है और 124 की नशिस्त छोड़ दी है, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, और उन्होंने 1,46,294 वोट लिए थे आम इंतखाबात में, जबकि PTI के नोमान कैसा सिर्फ 80,981 वोट ले सके। ठीक है याशुजा साहब, आपकी तरफ जरा दोबारा आते हैं, ये आपकी राय हो गई, जरा सा मजीद चलते हैं। जावेद बलोच साहब, ब्यूरो चीफ नियो न्यूज इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। ये फरमाइएगा जरा सा, अगर हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर बात करें, जुड़वा शहरों की, यहाँ पर NA 53, NA 56, अटक, NA 60, रावलपिंडी NA 63, ये 4 कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं। क्या देख रहे हैं आप, मिजाज और इस वक्त उम्मीदें क्या वाबस्ता हैं नशिस्तों से? शुक्रिया फरीद रईस। जैसे कि आपको इल्म है कि यहाँ पर NA 53 इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये नशिस्त जीती थी, और उनकी नशिस्त खाली करने के बाद उन्हीं के कारकुन अली नवाज अवान जो हैं वो इस PTI के उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में राजा वकार मुमताज नून लीग के उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर NA 53 में पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस भी हो चुका है। अब इस अलायंस का फायदा क्या होता है वो तो आइंदा चंद दिनों में नजर आ जाएगा, लेकिन अगर हम NA 53 को देखें तो चूंकि एक एज हासिल है इस शहर से, इमरान खान को पहले जीत चुके हैं, तो लग यही रहा है, तो को यही है कि अली नवाज अवान जो है यहाँ से ये नशिस्त, अगर अली नवाज अवान इस नशिस्त की कामयाबी के हवाले से मुतमईन है या पुर उम्मीद है, क्या वो इमरान खान की जो नशिस्त जिस पर उन्होंने कामयाबी हासिल की थी उसी का रिजल्टेंट या उसी का असर जो है वो ज़िमनी इंतखाब पर भी पड़ेगा, या फिर मौजूदा हुकूमती इक़दामात जो उठाए गए, महंगाई का तूफान है, क्या अवाम की सोच में कोई इस हवाले से तब्दीली आप देख रहे हैं जावेद बलोच साहब, कि वो कहेंगे या वो कह रहे हैं कि हमने तो किसी तब्दीली के लिए दिया था, तो हमारे ऊपर एक नया तूफान, एक नया बोझ लाद दिया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से? फरीद, यकीनन इसका असर होता है, ज़िमनी इलेक्शन में भी इसका असर होगा, और हम देख भी रहे हैं। जैसे चूंकि इस्लामाबाद में ज्यादातर जो है वो सरकारी मुलाजमीन है, मोर देन 80% जो वोटर्स हैं वो सरकारी मुलाजमीन है, और सरकारी मुलाजमीन जिस तरह गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई में, पेट्रोल महंगा हो गया, अशिया खुर्द-ओ-नोश महंगी हो गई, बाकी जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो सारी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक आम आदमी के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है। ये बिल्कुल इसका असर हम देख भी रहे हैं, और इसका असर हो भी सकता है। ठीक है जावेद बलोच साहब, मैं चाहता हूं जरा एएच खानजादा साहब की तरफ यही सवाल और यही
पॉइंट लेकर। खानजादा साहब, मौजूदा इकदाम और मौजूदा जो महंगाई का नया तूफान एक आम आदमी पर पड़ा है, 2018 आम इंतखाबात, अवाम ने तब्दीली को वोट दिया, एक उम्मीद को वोट दिया। अब जो इकदाम उठाए गए, मेरा सवाल यह कि ज़िमनी इंतखाब में क्या अवाम का कोई माइंडसेट इस हवाले से चेंज हुआ कि मौजूदा हुकूमत उनकी तवक्कुआत पर उस तरह से पूरा नहीं उतर रही जैसे उम्मीद की गई थी? भाई देखिए, महंगाई से तो कराची के लोग नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। और ये जो महंगाई का अचानक तूफान आया है, ये मौजूदा हुकूमत कुछ भी कहे लेकिन ये इन्हीं के खाते में पड़ेगा। यानी लोग बाशऊर है, जो मौजूदा वजीर खजाना है उनकी पहली तकरीर भी लोगों को याद है और आज की तकरीर भी याद है। लोग पहले की जनाब इमरान खान की तकरीरों से भी इस्तेफादा करते रहे और आज की तकरीरों से भी इस्तेफादा कर रहे हैं। लेकिन एक ज़िमनी इलेक्शन का मजमूई रंग होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में उस तरह की गहमा गहमी नहीं होती। ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग का रेशो कम होता है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद यानी कराची में तो ज़िमनी इलेक्शन की कोई गहमा गहमी नजर नहीं आती और लोगों की तवक्का यह है कि नताइज जो है वो हुकूमत की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपने ये अवाम में जो राय है वो पाई जा रही है। अयाश साहब, ये मुझे जरा बताइए कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यही सवाल कि जो एक तरफ जो इस वक्त जो एक सिचुएशन है, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं, वो स्ट्रैटेजीज किस हद तक असरअंदाज होंगी या हो सकती हैं इन बाय इलेक्शंस के ऊपर, खासतौर पे पीटीआई हुकूमत के हवाले से, जो उनके नामजद करदा उम्मीदवार हैं उनके ऊपर? बिल्कुल, इनका किसी हद तक असर हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पीटीआई को जो पंजाब में एज हासिल है कि यहाँ पे हुकूमत उनकी है और उनके यानी कि जो उम्मीदवार हैं वो लोगों से वादे भी कर रहे हैं तरक्याती कामों के हवाले से और हालात के बहुत जल्द बेहतर होने के हवाले से और बहुत जल्द हालात के बेहतर होने के। और इसके अलावा वो उनको ये भी यकीन दिला रहे हैं कि ये जितना भी हम पर इस वक्त प्रेशर है ये पिछली हुकूमतों का जो 10 साल में कर्जे लिए गए उसके हैं। लेकिन एक बात खानजादा साहब सही कह रहे हैं कि वो जो जितनी मर्जी इसकी वजाहतें पेश करें, लेकिन ये जितना भी अब महंगाई का तूफान आ रहा है ये खाते उनके ही पड़ेगा। और दूसरी बात, ये असद उमर साहब के हवाले से लोग यहाँ पे बड़ा बातें करते नजर आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो उनकी इंतखाबात से पहले और पिछली हुकूमत के दौरान असम्बली की तकारीर के हवाले दे रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से वो वहाँ पे दावे करते फिर रहे थे कि जब हमारी अगर हुकूमत होगी तो हम पेट्रोल की कीमत इतनी करेंगे और ये टैक्सेस निकाल देंगे। लेकिन अब जो पेट्रोल की मुसलसल कीमतें बढ़ी, फिर गैस की जो कीमतें बढ़ी, ठीक है, और वक्त कम है, मैं आप तीनों से एएच खानजादा साहब और जावेद बलोच साहब आपसे आगाज करता हूं मैं इस चीज का। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन अलायंस हुआ, इस पर अंडरस्टैंडिंग हुई और हम पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई ही सिर्फ देख रहे हैं। ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अलायंस इस वक्त इन बाय इलेक्शंस पे किस तरह से असरअंदाज होंगे, कितना फायदा मिलेगा पीपीपी और पीएमएलएन को? देखिए फरीद, इस अलायंस का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ ना नून लीग का कोई इतना खास वोटर है और ना पीपल्स पार्टी की इतना वोट बैंक है। क्योंकि एक ही अपसेट हो सकता है, जैसे कि आप पहले कह रहे थे कि जिस तरह महंगाई जोरों पर है, जिस तरह लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है, अगर वो फैक्टर जो है वो लोगों के ज़हन में रहे, उसको देखते हुए अगर कोई लोग वोट कास्ट करें तो फिर तरह के इंसाफ को एक अपसेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं खानजादा साहब की तरफ आता हूँ, वक्त कम है जावेद बलोच साहब। खानजादा साहब, यही सवाल आपसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन इत्तेहाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नजर नहीं आती उस तरह से, कितना फर्क पड़ेगा इस बाय इलेक्शन में? एएच खानजादा साहब। जनाब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आपस में इत्तेहाद की बात हो रही है, ये बिल्कुल एक इस वक्त की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी तोपों का रुख जो है वो नवाज लीग की तरफ रखा और पीपल्स पार्टी की तरफ रखा, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी, और ये सुना जा रहा है और ये इम्कान नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जो है
वो दबाव बढ़ाया जा रहा है। जो FIA और नेब की तहकीकाती टीम है वो उनका रुख जो है वो उस तरफ हो रहा है कि जहां की मंजिल आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा की तरफ जाती है। ठीक, तो अगरचे हम एहतसाब के खिलाफ नहीं है, लेकिन एहतसाब का ये जो वक्त है ये सियासी इंतकाम का वक्त मालूम हो रहा है। ठीक है खानज़ादा साहब, आपका जवाब आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एयाज शुजा साहब, यही सवाल आपसे मुख्तसर जवाब और मुझे ब्रेक लेनी होगी। इस इत्तेहाद PPP वर्सेस विद अलॉन्ग विद PMLN और फिर अगेंस्ट PTI कितना असरअंदाज हो सकता है? फरीद साहब, पंजाब में सिर्फ 2 जमातें हैं इस वक्त जिनका वोट बैंक है, एक PTI और एक मुस्लिम लीग नून। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो जनरल इलेक्शन में हल्का NA 124 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने सिर्फ 1515 वोट लिए हैं, जबकि 131 में 6746 वोट लिए हैं। तो ये वो फैक्ट्स हैं कि अगर ये अलायंस हो भी जाए। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी का वोटर कभी भी मुस्लिम लीग नून को वोट देने नहीं जाएगा। यहाँ पर एक बहुत पुरानी रिफ्ट इनकी रही है, जो मोहतरमा बेनज़ीर और नवाज शरीफ की जो सियासत थी 90s की, उसकी वजह से जो जहाँ का जियाला है वो किसी सूरत उनको वोट नहीं देगा। और शायद यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लाहौर और पंजाब से आउट होने की वजह भी यही है कि जियाले जो हैं वो जो आसिफ जरदारी साहब की पॉलिसीज थी, जो नवाज शरीफ की तरफ उनका जो झुकाव था या जो भी था उनका साथ मफामत की पॉलिसी, उसके वो खिलाफ उनका एग्रेशन था। जो जियाले जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद। बहुत शुक्रिया आपका एयाज शुजा, ब्यूरो चीफ नियो न्यूज लाहौर। बहुत शुक्रिया आपका AH खानज़ादा साहब, ब्यूरो चीफ नियो न्यूज कराची। और बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब, ब्यूरो चीफ नियो न्यूज इस्लामाबाद। एक कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें, उन पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ग्रे लिस्ट की तलवार पाकिस्तान के सर के ऊपर यह खतरा मंडला रहा है और इससे आगे भी इकदाम उठाए जा सकते हैं। FATF का जो वफ्द है पाकिस्तान में है, मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ जो इकदाम है, इंतजाम है, उसका जायजा लिया जा रहा है। लेकिन FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए डू मोर जो वफ्द आया हुआ है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, उसने यह कह दिया है FATF का वफ्द पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतासर ना हो सका। FATF वफ्द ने कानूनी फ्रेमवर्क नामुकम्मल और इदारा जाती इंतजाम को कमजोर पाया है। इसी के साथ साथ गैर मुनाफा बख्श तंजीमों की सरगर्मियों की जांच पड़ताल की जाए। कारपोरेट इदारों के एहतियात के लिए मौजूद निजाम ज्यादा मजबूत नहीं। रियल स्टेट ब्रोकरेज में बड़े कारोबारी मामला कानूनी दायरे से बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद में कमी महसूस की। कमजोरियों को दूर करने के लिए वक्त दें, मुतालबा किया गया है। यह वफ्द की जानिब से तिजारती मराकिज पर मजहबी तंजीमों की जानिब से रखे गए अतियात बॉक्स का मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए। करेंसी और रियल एस्टेट डीलर्स का हर छोटी और बड़ी ट्रांजैक्शंस का भी रिकॉर्ड हो। वफ्द का मकसद इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ मौसर कुन इकदाम का तयन करना है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार सलमान जैदी। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। ये बताइएगा जरा कि FATF का वफ्द यहां पाकिस्तान मौजूद है, आने के फौरन बाद ही एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमें पकड़ा दी गई और कहा कि जनाब ये इकदाम उठाएं वरना तो फिर आगे मामला खराब है। जी सलमान साहब। जी बहुत शुक्रिया। आपने ये अच्छा सवाल किया कि ये तजावीज़ की हमें लिस्ट पकड़ा दी गई। देखिए ये तजावीज़ की लिस्ट जो है आज से नहीं, आज से कई साल पहले से हमारे पास है और ये 10 नुकात नहीं, ये 40 नुकात हैं जिससे FATF पाकिस्तान को परहा ये कहता रहा है कि आप इन चीज़ों को दुरुस्त करें। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कुछ अरसे में सामने आए हैं, खुसूसन 2010 में, जबकि पाकिस्तान ने इस चीज़ पर अमल दरामद की, अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया और उसके बाद देखते देखते पाकिस्तान ने खुसूसन पिछले साल जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे आया और ये शोर मचा और ये एक तरीके से ख्याल हुआ कि पाकिस्तान जो है उसकी उस पर दबाव डालने के लिए ये किया जा रहा है, एक इसे फॉरेन पॉलिसी के तनाजुर में समझा गया। पाकिस्तान ने बहुत सारे इकदाम उठाए तब से लेके अब तक, लेकिन मजमूई तौर पर इन चीज़ों का असर नज़र नहीं आया और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान, मैं ये समझूं कि जो इकदाम की आप बात कर रहे हैं, अगर वो इकदाम उठाए गए तो वो दुरुस्त समत में नहीं उठाए गए? जी दुरुस्त समत में बिल्कुल थे वो इकदाम, लेकिन देखिए कुछ मुल्कों की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। आप NGOs पर तो हाथ डाल सकते हैं ये कह के कि तंजीमें पाकिस्तान के मफाद में काम नहीं कर रही। हमने पिछले हफ्ते देखा, बल्कि अब से कुछ अरसे से ये शोर मचा हुआ था कि
NGOs जो हैं, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर में जो तंजीमें हैं, वो क्या काम कर रही हैं, इनकी जांच पड़ताल की जाए। ये फिर आसान काम था कि हमने उनसे कहा कि जी आप सारे के सारे मुल्क छोड़ के चले जाएं, जबकि वो अच्छा काम कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे। ज्यादा मुश्किल काम यह है कि आप ब्रोकरेज हाउसेज, जूलर्स, हुंडी और हवाला सिस्टम्स को टैकल करें। ये फिलहाल तो नामुमकिन लगता है, लेकिन पाकिस्तान ने वक्त मांगा है, और डू मोर का जो सवाल है वो यहां से नहीं, वो सवाल अमेरिका हमें वक्तन फवक्तन कहता गया है। दुरुस्त। मैं आपसे इसी बात पे पूछता हूं, जरा चंद नुकात उन पे जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कैसे होगा, जो कॉर्पोरेट इदारों के एहतियात के लिए जो मौजूद निजाम है, कहा गया है कि वो ज्यादा मजबूत नहीं है। क्यों मजबूत नहीं है? वैसे ये क्यों मजबूत नहीं किए गए अब तक? जी, एक बुनियादी जो इसमें मसला दरपेश है वो ये कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी टेररिज्म रेगुलेशंस जो हैं, ये एक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इनके उसमें अगर आप किसी को कन्विक्ट करते हैं, पहले तो इन पर प्रोसिक्यूशन और एविडेंस को जमा करना बहुत मुश्किल है। बहुत बुनियादी लेवल्स पर ये ट्रेनिंग ही नहीं, जुडिशरी के किसी भी लेवल पे आप देखिए, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या इवन सुप्रीम कोर्ट में शाज़ व नादिर आपको ऐसा कोई वाकया मिलेगा जहां पे ऐसी कोई प्रोसिक्यूशन हुई हो। ठीक, जहां ये इस किस्म के कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स ना हो, जहां लॉयर्स ही इस चीज को ना समझ सकेंगे इस चीज को कैसे करना है। देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत हाई लेवल पे एक GIT सेटअप हुई थी, जिसके पीछे बैकिंग थी सुप्रीम कोर्ट की। उस GIT में इंटेलिजेंस के अफसरान मौजूद थे, फिर भी मनी ट्रेल ढूंढना बहुत एक मुश्किल काम साबित हुआ। और ये एक केस था। अगर आप पाकिस्तान में दीगर जिन लेवल्स पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और ये वाकया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बहुत सारे लेवल्स पे, इस चीज को हम खुद सबसे पहले समझते हैं, किसी दूसरे को हमें बताने की जरूरत नहीं। अकाउंट नजर आ रहे हैं, फालूदे वाला रातों रात जो है वो अरबपति बन रहा है, गरीब आदमी जो है वो करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये सारी चीजें तो उनकी निशानदेही कर रही है। जी हाँ, और जहां खास तौर पे उन तंजीमों का सवाल है जो कि इन फंड्स के बेनिफिशरीज बनते हैं, हवाला और हुंडी, जूलर्स, ब्लैक प्रॉपर्टी। एक और भी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ चीज़ वो ये कि पाकिस्तान की, देखिए ये तो फॉर्मल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ बैंक्स की रेगुलेशन और उनकी दस्तरस में मौजूद है, जो पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी है। आज ही मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि इलीगल ट्रेड जिन जिन चीज़ों में हो रही हैं, जिसमें कि हेरोइन से लेके ऑर्गन के जो ऑर्गन की इलीगल जो ट्रेड है वो $6 बिलियन सालाना है। इस इनफॉर्मल इकोनॉमी या शैडो इकोनॉमी जिसे आप कहें, इसी को संभालते संभालते इसको रेगुलेट करने, ये एक बहुत मुश्किल काम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सलमान साहब इसके अंदर है कि जो तिजारती मराकज पर मजहबी तंजीमों की जानिब से रखे गए जो अतियात बॉक्स हैं, बड़े कॉमन है ये, और इस तक की भी निशानदेही की गई है। तो इसका मुकम्मल रिकॉर्ड कौन रखेगा, कैसे रखा जाएगा, किसकी तरफ से होगा ये? सबसे पहले एक जो चीज आपको रियासत की तरफ से जिसकी गारंटी चाहिए होगी वो ये कि हम यहाँ पूरी तरह हाथ डाल सकें। ये एक आसान अमल नहीं है, क्योंकि तंजीमें जो हैं इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है अपने एक्शंस को डिस्गाइज करना। पाकिस्तान में पिछले अरसे में बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन यहाँ बहुत सारी रुकावटें हैं। बहुत सारी तंजीमें जो कि लोकल लेवल पे बकरीद के ज़माने में फंड्स जमा करती हैं, किसी एक नाम से रजिस्टर्ड हैं एक गांव में, किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नाम से रजिस्टर्ड हैं, उनके अकाउंट्स हवाला और हुंडी के थ्रू होते हैं, उनके पास पैसे जो हैं वो जूलर्स के थ्रू आते हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं। ब्लैक और वाइट मनी का जो पूरा मामला है, इस्लामाबाद शहर जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ एक ज़माने में सबसे ज़्यादा इलीगल प्रॉपर्टी जो आई वो अफगानिस्तान से फंड्स थे जिनकी वजह से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई। चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ये सिर्फ एक मिसाल है एक शहर की। चलें, मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूं, और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि ये तमाम तो इकदाम करने होंगे, ये जो डूम हो रहा है वो करना होगा। क्या ये इकदाम जो कहे गए हैं, क्या ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, या फिर इससे अगला जो स्टेप होगा वो पाबंदी ही का सामना हमें करना पड़ेगा? पाबंदियों का सामना शायद इस वजह से ना करना पड़े क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ पर काम कर रहा है, और जिन ममालिक ने हमें हमसे कोऑपरेशन भी एक्सटेंड की, जिसमें बरतानिया की हुकूमत है, जिन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करते हैं इस ग्रे लिस्ट से का स्टेटस ख़त्म करने के लिए, तो मदद पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो तरजीह हमें यहाँ देनी है वो ये कि हम इस चीज़ को कारामद अंदाज से कर सकें। ये गवर्नमेंट PTI की
जो इस वक्त हुकूमत में है, उनका सबसे बड़ा स्लोगन यही रहा है कि बदउनवानी को ख़त्म किया जाए। ये स्लोगन हम आज से नहीं, आज पिछले 4-5 से, बल्कि जब से तहरीक इंसाफ ने मुतहर्रिक हुई है तो ये स्लोगन सामने। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ये चीज़ अगर तहरीक इंसाफ शायद ना कर सके तो और कोई पार्टी इसको इस चीज़ को फॉलो थ्रू ना कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। FATF ग्रे लिस्ट निकलने के लिए डू मोर बहुत बड़ी फहरिस्त है, इकदाम भी बहुत ज़रूरी हैं। कैपेसिटी कई जगहों पर नहीं है, लेकिन जो मुतालबा है जो FATF का, उसको पूरा करना होगा और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम जगहों पर जहां जहां मुतालबात किए जा रहे हैं वहां पे वो कैपेसिटी बिल्ड भी की जाए, ताकि इन चीजों पर अमल दरामद करते हुए इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आए। कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद कुछ बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नई हुकूमत के आने के बाद पाक अमरीका रवाबित में इजाफा हुआ है। रवाबित में तो इजाफा हो गया, सवाल यह है ताल्लुकात मामूल पर कब आएंगे। नई हुकूमत के बाद पाक अमरीका रवाबित में इजाफा हुआ। ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे पाकिस्तान के दौरान अफगान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया, यह कहना था डॉक्टर मोहम्मद फैसल का। दोनों ममालिक ने बाहमी तौर पर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। ये याद रहे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 9/11 के बाद, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम इत्तेहादी रहा अमेरिका का, कुछ अरसे से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में सर्दमोहरी चल रही है। बिलखुसूस ट्रंप इंतजामिया के बाद जो स्टेटमेंट सामने आए, जो बयानात सामने आए, जो डूमोर सामने आया, और मजमूई तौर के ऊपर देखा यही जा रहा है कि अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा अमेरिका पाकिस्तान के सर थोपने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एक मौकफ अपनाया है और अब की बार डू मोर नहीं बल्कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ करने की बात की गई है। दूसरी तरफ CPEC, पाकिस्तान और चाइना ताल्लुकात, यह भी वो मामला जिस पर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में थोड़ा बहुत तनाव जरूर है CPEC को लेके, और दूसरी तरफ अमेरिका का झुकाव भारत की जानिब है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या यह तस्वुर करना कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान रवाबित तो बढ़ रहे हैं, ताल्लुकात क्या पहले उसी सतह पर आ सकते हैं जो इमदाद दी जा रही है पाकिस्तान को, दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, क्या उसी तरीके से पाकिस्तान की वो मदद की जा रही है या उसके बारे में सोचा जाएगा? मजीद इस सब पर बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सर आपका। यह मुझे बताइए सर कि जो रवाबित ये बढ़ रहे हैं, ताल्लुकात मामूल पर कब आएंगे, या आ सकते हैं या फिर अब ये नामुमकिनात में शामिल है? नहीं, मेरे ख्याल में अमेरिका ने यह सोचा है कि एक नई हुकूमत आई है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि देखें कि किस तरीके से ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। फिर ये हुकूमत की भी एक लिहाज से आज़म है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। अमेरिका एक बहुत ही अहम मुल्क है पाकिस्तान के लिए, वो सुपर पावर है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। अगर उससे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो पाकिस्तान पर नफ़ी असरात होते हैं। ये मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने ये कोशिश की है और ये नई हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम जितने भी मामलात थे तमाम हल हो गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक सिलसिला शुरू हुआ है, कि बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। और आपने देखा कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी आए और यहाँ मिल के गए। उससे पहले असल चीज़ तो ये है, हमें समझने की ज़रूरत है कि उनका सारा महवर जो है अमेरिका का इस वक्त अफ़गानिस्तान है। दुरुस्त। और उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत अहम किरदार जो है अफ़गानिस्तान में अदा कर सकता है और उनकी मदद कर सकता है। पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अमेरिका जो है उसकी तवक्कुआत पाकिस्तान के लिए नामुनासिब हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की जहाँ तक मुमकिन हो सकता था वो उसने कोशिश की है। इसलिए कि पाकिस्तान के लिए ख़ुद ये बहुत मुफीद है कि और बहुत ही सूदमंद है, फ़ायदेमंद है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। इसलिए कि कोई मुल्क इतना मुतासर नहीं होता अफ़गानिस्तान के ख़राब हालात से जितना पाकिस्तान है। तो अमेरिका से ज़्यादा पाकिस्तान को दिलचस्पी है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए और वहाँ की हुकूमत जो है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी समझता है कि जो तालिबान हैं इनसे सिर्फ एक तरीके से ही मामलात हल हो सकते हैं और वो
बातचीत के जरिए सियासी जन साहब, लेकिन एक बात जिस तरह से आपने कही है, अफगान मफाहमती अमल बिल्कुल इस वक्त भी जो सेक्रेटरी, अमेरिकी सेक्रेटरी जो स्टेट आए पोम्पियो साहब, उन्होंने भी, उनका भी मुहवर यही था, फिर शाह महमूद कुरैशी भी अभी गए। मैं पूछना चाहता हूं कि माजी में भी पाकिस्तान अफगान मफाहमती अमल में किरदार अदा करता रहा है, लेकिन अमेरिका इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है, फिर भी कहता है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि वो पूरी तौर से मुतमईन है। ये मेरे ख्याल में कुछ मुबालगा होगा अगर ये कहा जाए कि वो पूरी तौर से मुतमईन है। ये ज़रूर है कि पेशरफ्त हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं। दोनों के जो खदशात हैं, देखिए अमेरिका का ये ख्याल है कि पाकिस्तान अभी भी तालिबान को पनाह देता है, उनके लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, उसकी वजह से उनको एक ऐसी क़ुव्वत हासिल होती है कि उनके जो डिमांड्स हैं वो बढ़ जाते हैं और अफ़गानिस्तान में वो तबाही मचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है। असल चीज़ तो ये है कि जब तक ये मामलात अफ़गानिस्तान में सियासी तौर से हल नहीं होंगे, अफ़गानिस्तान के हालात सही नहीं होंगे, और आपको हम पर एक तरीक़े से मुसलसल ब्लेम गेम करना है, यानी आप पाकिस्तानी पर इल्ज़ाम लगाते जाएं, इल्ज़ाम तराशी करते जाएं, तो अगर आप ये समझें कि अफ़गानिस्तान के हालात ठीक होंगे तो ये आपको गलतफहमी है। तो इस बात पे मेरे ख्याल में कुछ समझ इनकी आई। फिर दूसरी जो एक अहम बात हमको समझनी चाहिए कि ख़ुद अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली आ रही है। जो पाकिस्तान ने शुरू से कहा है कि ये सियासी अमल है और सियासी तरीक़े से ही हल होगा, और अमेरिका भी अब ये चाहता है कि तालिबान से बातचीत शुरू हो, तो उसमें पाकिस्तान का एक किरदार है। इस वक्त अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक ही लेंस से देख रहा है, और वो अफ़गानिस्तान की है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखता है, और ये समझता है कि बड़ी ज़्यादती होगी अगर अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के वजह से ही ज़्यादा अहमियत देता है। जल साहब, ये मुझे बता दीजिएगा, 9/11 से पहले के बाद जो ताल्लुकात रहे, क्या वो मामूल पर उसी तरीके से आएंगे, आपको क्या लगता है? और फिर इसी तरफ से ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं, क्या कभी आइंदा आने वाले दिनों में उतने तो नहीं जा सकते, यकीनन नहीं होगा, लेकिन जो इससे पहले ताल्लुकात जिस तरह से थे उसको आप होता या उस सतह पर आता देख? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये तवक्को करनी चाहिए कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो उसी सतह के ऊपर होंगे जिस तरीके से अमेरिका के इंडिया के साथ हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा पोजीशन इसलिए है कि वो समझते हैं कि चीन का चूँकि बढ़ती हुई उसकी क़ुव्वत है, उसको एक तरीक़े से रीजनल लेवल के ऊपर चेक करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो समझते हैं कि इंडिया को इक़्तिसादी और माशी लिहाज से और स्ट्रेटजिक लिहाज से उसको बिल्ड किया जाए, ताकि चीन की जो बढ़ती हुई क़ुव्वत है उसको रीजनल लेवल के ऊपर चेक करने के लिए इंडिया को खड़ा किया जाए। तो ये आप ना समझें कि ये मुमकिन हो सकेगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का मुकाबला करे अमेरिका के साथ। ये ज़रूर है कि हर मुल्क की अपनी अहमियत होती है, और वो अहमियत मेरे ख़्याल में हमें ये अपने आप को किसी तरीके से कमतरी का एहसास नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम एक 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और ये छठा पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से छठा मुल्क है, और इसका जो खित्ते में पोजीशन है वो बहुत अहम है। इसकी जियो स्ट्रेटजिक अहमियत गैर मामूली है पाकिस्तान की। तो अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहतर हों, और आप देखें कि सियासी तौर से मुस्तहकम हो, और माशरे में हम आहंगी हो, और इक़्तिसादी और माशी हालात बेहतर हों, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। और पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के साथ और दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ भी बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब इस बारे में तज्जिया कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह।